हेलो एंड वार्म वेलकम टू एवरीवन। माई सेल्फ वेद विश्वकर्मा और आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करती है और केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन का खेला। और हम बात करते हैं सबसे पहले क्लास 9th में ही पढ़े हुए एक टॉपिक के बारे में, जो कि है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। आप सभी लोग जानते हैं फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें किसी भी सब्सटेंस का केवल स्टेट चेंज होता है, यानी कि या तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें फिजिकल चेंज में, तो फिजिकल चेंज का जो एग्जाम्पल है वो है वाटर। वाटर का टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर दिया जाए तो वाटर कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर में, यानी कि वो लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर वाटर के टेम्परेचर को डाउन किया जाए, उसको इतना डाउन किया जाए कि उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के अगर नीचे चला आता है, तो वाटर जो है वो सॉलिड में जम जाता है, यानी कि वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के चेंजेस को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। फिजिकल चेंज में मैटर जो होता है वही रहता है, यानी कि चेंज से पहले भी मैटर वही है और चेंज के बाद में भी मैटर वही रहता है। लेकिन अगर हम बात करें केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जिनमें जो सब्सटेंस होता है, एक ओल्ड सब्सटेंस रिएक्शन करने के बाद में एक न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो पूरी तरीके से एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाला होता है। ओरिजिनल सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं नए बनने वाले सब्सटेंस से। तो चलिए हम बात करते हैं अब इसी चेंज की, और इसी चेंज को हम क्या कंसीडर करते हैं, इसी चेंज को हम कंसीडर करते हैं केमिकल रिएक्शन। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें एक केमिकल सब्सटेंस दूसरे केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, इसी ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम केमिकल रिएक्शन कंसीडर करते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम अपने चारों तरफ, अपने एनवायरनमेंट में चारों तरफ हम कई सारे केमिकल रिएक्शंस को होता हुआ देखते रहते हैं। उनमें से एक बेस्ट एग्जांपल जो कि आप सभी लोग जानते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर एक आयरन के टुकड़े को काफ़ी टाइम तक के लिए ऐसे हवा में खुला छोड़ दिया जाए, जहाँ पर ऑक्सीजन भी हो और जहाँ पर ह्यूमिडिटी हो यानी कि वाटर हो, तो वहाँ पर रस्ट के ऊपर एक रेड ब्राउन कलर का एक लेयर जम जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं रस्ट। दूसरी एग्जांपल की बात करें, सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। अगर दूध में थोड़ा सा कर्ड डाल करके कुछ देर के लिए रख दिया जाए, तो सारा का सारा जो मिल्क होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में, यानी कि मिल्क में मिलने वाली जो प्रोटीन होती है केसीन, वो पैरा कैसीनोट में कन्वर्ट हो जाती है, और दूध किस में कन्वर्ट हो जाता है, जो मिल्क होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, डाइजेशन ऑफ फूड। जो फूड हम एनर्जी के लिए लेते हैं वो फूड भी डाइजेस्ट होता है, यानी कि बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल होते हैं फूड के, बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो उन बड़े बड़े फूड मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, इन सभी में तोड़ता है, और इन जो हमारी की बॉडी की सेल्स होती हैं, उन बॉडी की सेल्स को ग्लूकोज से ही एनर्जी मिलती है, और वो उन एमिनो एसिड को फर्दर यूज़ के लिए स्टोर करके रख लेता है। अगर हम बात करें रिस्पिरेशन की, हमने जो फूड ले लिया, अब उस फूड के डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोज बना, उसके ऑक्सीडेशन से ही हमको एनर्जी मिलती है। तो बॉडी की सेल्स को ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जो होता है, जिसके थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन होता है और हमें एनर्जी मिलती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिस्पिरेशन। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन यानी कि रिस्पिरेशन भी क्या हो गया, वो भी एक केमिकल रिएक्शन हो गया, जिसमें एक ओरिजिनल सब्सटेंस जो स्टार्टिंग में था वो कन्वर्ट हो गया किसी दूसरे सब्सटेंस में। चलिए अब हम बात करते हैं, न्यू सब्सटेंस is formed which is completely different in properties from the original substance। ये बातें जो हम पहले भी कर चुके हैं
कि न्यू सब्सटेंस जो भी किसी रिएक्शन में बनता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है ओरिजिनल सब्सटेंस से। यानी कि जो ग्लूकोज की प्रॉपर्टी थी वो ऑक्सीडेशन के बाद CO2 में कन्वर्ट हो गया, तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। बाकी ऐसे सारे एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं कि रिएक्शन होने पर न्यू सब्सटेंस जो बनता है उसकी प्रॉपर्टी ओरिजिनल सब्सटेंस से हमेशा डिफरेंट होती है। अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में वास्तव में होता क्या है। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो उसमें वास्तव में रियलिटी में क्या चेंजेस आते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में जो चेंजेस आते हैं वहाँ पर केवल और केवल रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो किस तरह एक ओल्ड सब्सटेंस से एक न्यू सब्सटेंस बनता है, तो वो एटम के रीअरेंजमेंट से ही पॉसिबल होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है जिसके वजह से एक ओल्ड सब्सटेंस से एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोगों ने जान लिया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करती है, यानी कि उसमें क्या होता है, उसमें होता है एटम का रीअरेंजमेंट। चलिए अब हम बात करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम किस तरह से लिखते हैं और कौन कौन से डाटा की ज़रूरत पड़ती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए हमें कई सारे डाटा की ज़रूरत पड़ती है और उनमें से जो एक डाटा होता है, हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक केमिकल रिएक्शन ए जो है एक केमिकल सब्सटेंस है, वो केमिकल रिएक्शन करके किसी एक दूसरे सब्सटेंस बी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर राइट साइड में हम प्रोडक्ट्स को लिखते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो वहाँ पर रिएक्टेंट्स को लिखा जाता है और इस रिएक्शन की डायरेक्शन को हम एरो के थ्रू दिखाते हैं और बाकी जो कंडीशंस होती हैं, जिन कंडीशंस में ये रिएक्शन प्रोसीड करती है, उन कंडीशंस को इन एरो के ऊपर लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ए को गर्म करने पर वो बी में कन्वर्ट होगा तो एरो के नीचे एक डेल्टा का साइन बना दिया जाता है। इस डेल्टा साइन का मतलब ये हो गया, ये इस कंडीशन को बता रहा है कि जब ए को हीट दिया जाएगा तभी वो प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट होगा। तो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करने वाला सब्सटेंस है, उस पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस को ही हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। यानी कि रिएक्शन की स्टार्टिंग कौन करता है, तो जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है उसी को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो न्यू सब्सटेंस जो कि प्रोड्यूस होता है किसी केमिकल रिएक्शन में, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। यानी कि प्रोडक्ट जो है वो एंड मटेरियल है जो कि किसी रिएक्शन के एंड में बनता है। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, तो रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनको हमेशा ही लेफ्ट साइड में और जो प्रोडक्ट होते हैं उनको एरो के बाद में जो है हम राइट साइड में लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस और O2 ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। इसे एक रिएक्शन के थ्रू लिखा गया है। तो यहाँ हमने लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स को लिखा है H2 प्लस O2, यहाँ पर दो रिएक्टेंट हैं और ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्शन की डायरेक्शन को एरो के थ्रू दिखाया गया है और एरो के राइट साइड में प्रोडक्ट वाटर को लिखा गया है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर वास्तव में कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कैसे हो रही है। हम लोगों ने एटम के रीअरेंजमेंट की बात की थी, तो यहाँ पर हम एटम के रीअरेंजमेंट को भी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि H2 और O2 नॉर्मली एटमॉस्फेयर में पड़े होने के बाद भी ये बहुत कम ही रिएक्शन करते हैं या ये रिएक्शन करते ही नहीं हैं, क्योंकि इनको आपस में टकरा करके H2 और O2 को आपस में टकरा करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है।
इस वजह से ये आपस में रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं करते। फिर ये वाटर मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं? तो जो क्लाउड्स होते हैं उनमें वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन तभी होता है जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता हो, या फिर इनको प्लेटिनम कैटलिस्ट के ऊपर अगर जो है H2 और O2 को आपस में रिएक्ट कराया जाए, तभी जा कर के ये रिएक्शन करते हैं और वाटर का फॉर्मेशन होता है। आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो हाइड्रोजन जो H2 होता है वो H सिंगल बॉन्ड H के फॉर्म में होता है, और अगर हम ऑक्सीजन गैस की बात करें तो O डबल बॉन्ड O के फॉर्म में होता है। H सिंगल बॉन्ड H ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और O डबल बॉन्ड O ये बॉन्ड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ये दोनों बॉन्ड ईजिली आसानी से टूटने वाले नहीं हैं। अब इन रिएक्शन को कराने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जब इनको इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया जाता है तो H बॉन्ड H और O डबल बॉन्ड O टूटते हैं, और फिर ये आपस में रिएक्ट करके एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, H बॉन्ड H जो पुराने वाले बॉन्ड हैं, O डबल बॉन्ड O ये भी पुराना वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट गए, और टूटने के बाद में एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में है। तो इस तरह से एक केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूलर लेवल पर चेंज आता है, उसको हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एटम का रीअरेंजमेंट हुआ है, जिस तरह से एक रिएक्शन प्रोसीड हुई है, जिसके वजह से एक रिएक्शन प्रोसीड हुई है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं, और किस तरह से एक केमिकल रिएक्शन को लिखा जाता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे पहचानेंगे, केमिकल रिएक्शन की पहचान क्या होती है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की कई सारी पहचान है, जिसमें से सबसे पहली पहचान है इवोल्यूशन ऑफ गैस। किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर उसमें से इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। एग्जाम्पल की बात करें, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एक मेटल है, जब उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में रख दिया जाता है, जिंक की राड को जब भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया जाता है तो यहाँ पर एक रिएक्शन होती है, और इस रिएक्शन के होने में प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस बनती है। तो हाइड्रोजन गैस का बाहर निकलना हमें पता लगता है, और इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। इस तरह से कई सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं जिनमें इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। सेकंड, अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक की, कैसे हम पहचानेंगे, तो चेंज इन कलर। कई सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें सब्सटेंस का, यानी कि जो ओल्ड सब्सटेंस है उसका कलर कुछ और है, लेकिन नए बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं, जो सब्सटेंस हैं, उनका कलर कुछ और है। तो चेंज इन कलर से भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को पहचान सकते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, सिट्रिक एसिड जब पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन जो कि वायलेट कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, जब भी पोटेशियम परमैंगनेट में सिट्रिक एसिड मिला दिया जाता है तो सिट्रिक एसिड जो होता है वो पोटेशियम परमैंगनेट को रिड्यूस कर देता है, और रिडक्शन के वजह से पोटेशियम परमैंगनेट एक दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, और उसका जो पर्पल कलर होता है वो गायब हो जाता है और वो कलरलेस हो जाता है। तो यहाँ पर पर्पल कलर से कलरलेस होना, यानी कि चेंज इन कलर हो रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पर भी हो रही है। हम दूसरे एग्जांपल की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो SO2 गैस होती है, जब भी उसको एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट में मिलाया जाता है, यानी कि जब भी SO2 गैस को पास किया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट में जो कि ऑरेंज कलर का होता है, तो उसका जो ऑरेंज कलर होता है वो धीरे धीरे करके ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि अब पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो हेक्सावैलेंट होने के वजह से ये ऑरेंज कलर में होता है, बट ये चेंज होता है ट्राईवैलेंट क्रोमियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके वजह से इसका कलर जो होता है वो ऑरेंज से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑरेंज से ये कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन में। ऑरेंज से किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये ऑरेंज से कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन में। तो हम लोगों ने दो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, इसके अलावा
जो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, ऐसा फिजिकल चेंज में भी होता है, फिजिकल चेंज में भी मैटर का स्टेट चेंज होता है, बट फिजिकल चेंज में मैटर वही रहता है जो पहले था, बट केमिकल चेंज में जो सब्सटेंस होता है, जो मैटर होता है, वो खुद ही चेंज हो जाता है मॉलिक्यूलर लेवल पर। तो यहाँ पर चेंज इन स्टेट, तो चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस को भी हम केमिकल रिएक्शन कंसीडर करते हैं। द कंबसन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज characterized by change in state from solid to liquid and gas। जो कैंडल वैक्स होती है, जब उसे जलाया जाता है तो वहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन होती है, जिसके वजह से उसका जो फिजिकल स्टेट होता है वो चेंज होता है। पहले वो सॉलिड होता है, लेकिन बाद में लिक्विड और फिर उसके बाद गैस में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। कई सारी रिएक्शन में प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। जब भी सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड का आपस में रिएक्शन कराया जाता है, BaCl2 और H2SO4 जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक साल्ट बनता है BaSO4 और उसके साथ में HCl जो है वो जो कि एक एसिड है, वो भी उसका भी फॉर्मेशन होता है। अब HCl एक एसिड है, जितने भी एसिड या फिर बेस होते हैं वो वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं, यानी कि ये PPT का फॉर्मेशन नहीं करेगा। बट जो BaSO4 है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता और इसके ऊपर ग्रेविटी लगने की वजह से वो पानी में तैरता हुआ दिखाई पड़ता है। तो BaSO4 जो है वो PPT का फॉर्मेशन कर रहा है, और चूंकि इसको हम इस रिएक्शन में उस टेस्ट ट्यूब में BaSO4 को ईजिली देख सकते हैं, तो इसलिए हम ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है पहले PPT का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, बट बाद में PPT का फॉर्मेशन हुआ है रिएक्शन के एंड में। तो PPT का फॉर्मेशन होना भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये जो ये चार के चार जो हैं हमारे क्या हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो हमारी NCERT में दिए हुए हैं। तो उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन ये है, वाई शुड अ मैग्नीशियम बर्नर बी क्लीन्ड, मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। जब भी हम किसी मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम एक मेटल है, उसकी वायर को जलाते हैं तो जलाने से पहले उसको हमें साफ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो जब भी हम किसी मैग्नीशियम रिबन को जलाना चाहते हैं तो जलने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो एक केमिकल रिएक्शन है, वहाँ पर हमें O2 की रिक्वायरमेंट होती है। जब ये ऑक्सीजन गैस मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करती है तो फॉर्मेशन होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो मैग्नीशियम की रिबन जिसका सरफेस ऑलरेडी पहले से बहुत कम है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है, और ऑक्सीजन उसके साथ तभी रिएक्ट कर पाएगी जब मैग्नीशियम का सरफेस ज़्यादा हो। वह ऑलरेडी जब हम एक वायर को यूज कर रहे हैं तो सरफेस एरिया इतना ज़्यादा नहीं है, और अगर उस पर धूल मिट्टी के कण लगे होंगे तो उसके वजह से ऑक्सीजन को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करने के लिए जगह नहीं मिल पाएगी। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो मैग्नीशियम के एटम के साथ रिएक्ट करने के लिए उसको जगह नहीं मिलेगी। इस वजह से रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी जितनी फास्ट रिएक्शन को होना चाहिए। इसीलिए मैग्नीशियम की वायर को जलाने से पहले उसको साफ करना जरूरी है। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर बिकॉज मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर विच इज वेरी स्टेबल कंपाउंड। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन it is therefore necessary to clean the ribbon by remove the layer of मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि जलने के बाद इसके ऊपर MgO की लेयर जम जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है, वो भी इसको रिएक्शन करने के लिए सरफेस नहीं देती है, तो उसको साफ करना जरूरी होता है। नेक्स्ट, इसके बाद में अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की, या उससे पहले हम बात कर लेते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन
क्या होती है और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फार्मूले ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है? कहलाता है केमिकल इक्वेशन। जैसे कि A प्लस बी, यहाँ पर हमने सब्सटेंस A का सिंबल A ले लिया, प्लस यहाँ पर B भी पार्टिसिपेट कर रहा है तो हमने उसका सिंबल B ले लिया। तो दो रिएक्टेंट्स A प्लस बी आपस में रिएक्ट करके C प्लस D प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू A और B की केमिकल रिएक्शन को दिखाया है जिसमें C और D प्रोडक्ट बनते हैं। तो A एंड B आर reactants, C and D are products. The arrow shows the direction of chemical reaction. इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इस एरो के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट और इसके राइट साइड में प्रोडक्ट्स को लिखा जाता है। और एरो की डायरेक्शन हमें क्या बताती है? एरो की डायरेक्शन हमें ये बताती है कि केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बाद में हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन को किस किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रिप्रेजेंट करने के कई सारे तरीके हैं। एक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बाद में हमें दो तरह के केमिकल इक्वेशन मिल सकते हैं। मोस्टली अगर बिना बैलेंस किए हुए रिएक्शन की अगर हम बात करें तो उसे हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमें ज़्यादातर केस में अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ही मिलता है। और जब इस अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में एटम्स को बैलेंस कर दिया जाता है तो उसके थ्रू हमें क्या मिलता है? उसके थ्रू हमें बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन मिलता है। हम बात करें अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की तो इसको स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो कि डायरेक्टली किसी रिएक्शन को बस सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दिया गया, एटम के सिंबल को यूज करके लिख दिया गया, इन्हें हम ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। और जब इस स्केलेटल इक्वेशन में एटम को बैलेंस कर दिया जाता है तो उसके थ्रू हमें क्या मिलता है? उसके थ्रू हमें मिलता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आइए हम दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या स्केलेटल इक्वेशन को हम सबसे पहले समझते हैं। इफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, ऐसे रिएक्शंस को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं जिनमें दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों ही साइड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स बराबर नहीं होते। जैसे एग्जांपल आयरन और वाटर वेपर आपस में रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड और H2 गैस का फॉर्मेशन करते हैं। इसके पहले हमने एक एग्जांपल और भी देखा था, मैग्नीशियम की रिबन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो फॉर्मेशन होता है MgO का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो ये एग्जाम्पल भी एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन का है। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर एक मैग्नीशियम एटम है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जिसमें दो ऑक्सीजन एटम हैं। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना MgO। प्रोडक्ट में एक मैग्नीशियम एटम और एक ऑक्सीजन एटम है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन एटम 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन एटम 1 है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं? तो किसी भी रिएक्शन को हम बैलेंस इसलिए करते हैं जिससे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूफ किया जा सके। यानी कि इधर साइड जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट की जो मात्रा होती है वो प्रोडक्ट की मात्रा के बराबर होती है। यानी कि अगर हम किसी भी अगर क्लोज्ड वेसल में हम रिएक्शन को करा रहे हैं तो उस क्लोज्ड वेसल का वेट रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद में सेम होना चाहिए। यानी कि जितने एटम हमने पहले लिए थे उतने ही एटम हमें रिएक्शन के बाद में भी मिलने चाहिए। इसलिए हमें किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की अगर बात करें तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन
ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम दोनों साइड यानी कि रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, Zn प्लस H2SO4 मिलकर के बनता है ZnSO4 और H2। यहाँ पर रिएक्टेंट में एक Zn, प्रोडक्ट में भी एक Zn। यहाँ पर अगर हम बात करें एक सल्फर 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी प्रोडक्ट में एक सल्फर 4 ऑक्सीजन। यहाँ पर बात करें 2 हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स में है और 2 ही हाइड्रोजन प्रोडक्ट में है। तो ये एक तरह से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जिसे हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, इसके बाद में अब हम बात करते हैं कुछ रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि इन्हें कैसे बैलेंस किया जाएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल, जो सबसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है, तो इसमें हमें बैलेंस करके लिखना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखना है। पहली रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड मिल करके बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन यानी कि सिंपली हाइड्रोजन, अगर क्लोराइड की बात करें तो क्लोराइड जो है वो है Cl, तो H प्लस Cl, तो क्लोराइड जो होता है वो होता है Cl माइनस। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन होना चाहिए था, तो H प्लस एंड Cl माइनस, सिंगल पॉजिटिव सिंगल निगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और बनेगा HCl। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो बेरियम क्लोराइड एंड एल्युमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड जो होता है उसका फार्मूला होता है BaCl2। एल्युमिनियम सल्फेट की बात करें तो Al2SO4 की होल थ्राइस, ये हो गया एल्युमिनियम सल्फेट। अब ये आपस में रिएक्ट करके हमें क्या देते हैं, बेरियम सल्फेट, तो BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड की बात करें तो एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला हो गया AlCl3। तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करके लिखना है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम कभी भी हम रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो है इस BaCl2 या जो भी मॉलिक्यूल हैं उन मॉलिक्यूल के पीछे कुछ भी नहीं लिखते। जो भी हमें चेंजेस करना होता है, जो भी नंबर्स हमें चेंज करने होते हैं, उन नंबर्स को हम मॉलिक्यूल के आगे लिखते हैं। यानी कि हम मॉलिक्यूल को नहीं चेंज कर सकते लेकिन मॉलिक्यूल के नंबर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं BaCl2 में Ba रिएक्टेंट में एक है, प्रोडक्ट में एक है, लेकिन अगर हम सल्फेट की बात करें, सल्फर SO4 2 माइनस, तो यहाँ पर एक SO4 2 माइनस है और यहाँ पर 3 SO4 2 माइनस है। तो हमें बैलेंस किसको करना है, सबसे पहले हमें बैलेंस करना है SO4 को। तो SO4 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक है, यहाँ पर 3 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इधर साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी 3SO4 रिएक्टेंट में और 3SO4 प्रोडक्ट में हो गए। अब इसके बाद में SO4 तो बैलेंस हो गया, लेकिन जो बेरियम है उसका नंबर चेंज हो गया। यहाँ पर 3 बेरियम है और अगर हम रिएक्टेंट में बात करें तो एक ही बेरियम है, तो इसको इक्वल करने के लिए हमने यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेरियम एंड सल्फेट ये दोनों जो है बैलेंस हो गए। लेकिन अब बात करते हैं क्लोरीन की और बात करते हैं एल्युमिनियम की। तो यहाँ पर रिएक्टेंट में 2 एल्युमिनियम है और यहाँ पर प्रोडक्ट में केवल सिंगल एल्युमिनियम है। क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पर 6 क्लोरीन एटम है, यहाँ पर 3 क्लोरीन एटम है, यानी कि ओवरऑल हमें इस साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये रिएक्शन भी जो है बैलेंस हो चुकी है। इसके बाद में थर्ड रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। थर्ड रिएक्शन सोडियम प्लस वाटर, तो Na प्लस H2O ये आपस में रिएक्ट करके NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस देंगे। अब इस रिएक्शन में बैलेंस क्या नहीं है, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट की साइड में 2 हाइड्रोजन है और अगर हम बात करें प्रोडक्ट की साइड में तो एक
2 और 1 3, यहाँ पर जो है 3 हाइड्रोजन है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस है, 2 ऑक्सीजन एटम इधर, 2 ऑक्सीजन एटम इधर, 4 हाइड्रोजन इधर साइड में है, तो 4 ही हाइड्रोजन इधर साइड में है। बस केवल और केवल अब सोडियम को बैलेंस करना बाकी है। तो यहाँ पर 2 सोडियम थे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देने पर ये भी रिएक्शन जो है बैलेंस हो गई। तो ये तीनों के तीनों केमिकल रिएक्शंस को हम लोगों ने बैलेंस कर लिया है और सीख लिया है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।